हेलो दोस्तों, नमस्कार। लक्ष्य दून आईएएस पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने ट्रेड डील साइन कर दी है, जो कि एक लंबे टाइम के बाद फाइनलाइज की गई। इतिहास की यह सबसे बड़ी ट्रेड डील मानी जा रही है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स है उसको कवर किया जा रहा है। ट्रेड डील जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ है, क्योंकि आप सभी को पता है यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है। तो इंडिया के साथ जो ये ट्रेड डील है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस ट्रेड डील का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं कि इंडिया को इसके क्या बेनिफिट्स है, क्या इसके नुकसान है। ये सारी चीज हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन ऑन दिस ट्रेड डील। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ट्रेड डील के बारे में यहाँ पे बातें की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एफटीए साइन किया गया है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। दोनों ही ब्लॉक्स के बीच में, ईयू और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया गया है। और इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को मदर ऑफ ऑल द डील्स के नाम से पुकारा गया है। पूरे विश्व में इसको मदर ऑफ ऑल डील्स के नाम से जाना जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी डील है। इसमें बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स है उनको कवर किया गया है। इसकी जो नेगोशिएशन है इस डील की, ये 2007 में शुरू हुई थी और तब से लेकर आज तक इसको फाइनलाइज करते 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 हमको 2 डिकेड से भी अधिक का टाइम हो गया है। तो इसको कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी के नाम से भी जाना जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये सारी चीजें कवर की जा रही है। इसी के साथ इसका जो ग्लोबल स्केल है वो क्या है, ये कंबाइन करते हैं दुनिया के दो सबसे बड़े मार्केट्स को। एक है यूरोपियन मार्केट और दूसरा है इंडियन मार्केट। तो टोटल यहाँ पे 2 बिलियन पॉपुलेशन को ये कंबाइन करता है और दुनिया की 25% जीडीपी को ये अपने आप में इन्वॉल्व करता है। दैट्स व्हाई दिस डील इज कॉल्ड एज मदर ऑफ ऑल डील्स। ओके, नेक्स्ट क्या है कि व्हाई द डील्स मैटर्स। तो डील का इंपॉर्टेंस क्या है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक बूस्ट क्या है इससे, ये हमको देखना है। तो पहले स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, ये डाइवर्सिफाई करती है ग्लोबल ट्रेड रिलेशनशिप को। जैसे कि अभी हमको पता है कि यूएसए में ट्रम्प चाचा बैठे हुए हैं और कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं, टेंशन्स बनाई हुई है, प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ा हुआ है कि जो भी है अमेरिका ही है, अमेरिका टैरिफ लगाएगा। वॉट एवर इज डूइंग, यूएसए इज मेकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ दिस ट्रेड टैरिफ्स। तो उस ट्रेड टैरिफ्स को काउंटर करने के लिए स्ट्रेटेजिकली इंडिया और यूरोपियन यूनियन की जो ये डील है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही इसमें इंडिया और यूरोप के जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड इंडो पैसिफिक रीजन के जो इंटरेस्ट है वो फुलफिल होते हैं इस ट्रेड डील के माध्यम से। दूसरा क्या है कि अगर इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो यहाँ पे 136 बिलियन पर ईयर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो अभी करेंटली बायलैटरल ट्रेड चल रहा है, इसको बूस्ट करने की बात की जा रही है। इससे क्या होगा कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेंगे, नए मार्केट उनको मिलेंगे। क्योंकि अभी यूएसए ने हम पे क्या लगाए हैं, हाई टैरिफ्स लगा रखे हैं। तो हमारे जो गुड्स है जो एक्सपोर्ट्स करते हैं हम, उनको नए मार्केट नहीं मिल पा रहे हैं जहां पे कीमत अच्छी मिले। तो अगर ये ट्रेड डील जब ये साइन हो गई है, इसके बाद हमारे जो गुड्स है वो अमेरिका ना जाके अब यूरोप में शिफ्ट होंगे। और यूरोप के मार्केट खुलते ही इंडियन कंपनीज जो है उनको भी बहुत बड़ा, जैसे यूरोप में जो टेक्सटाइल है इंडिया से वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है, फार्मास्यूटिकल्स जो है, वो सारा हमारा जो ट्रेड डील है ये यूरोपियन यूनियन के साथ बेनिफिशियल रहने वाला है। इसी के साथ आपको की फीचर देखने इस ट्रेड डील में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टैरिफ रिडक्शन है। मींस अभी तक अगर यूरोप से कोई चीजें इंडिया में आनी थी तो उन पे इंडिया 100% भी टैरिफ लगाता था। आपने देखा होगा कि अगर महंगी कारें अगर इंडिया में आनी थी तो वो कारें
अनपरचेजेबल होती है। क्यों? क्योंकि जो टैरिफ है, जितना उसकी प्राइस नहीं है, उससे ज्यादा उस पर टैरिफ लग जाता था इंडिया में आते ही। तो वो टैरिफ जो है वो कम हो जाएंगे। तो ओवर 90% goods to see tariffs reductions eliminate over time। ये सारे जो 90% जो गुड्स और टैरिफ है, गुड्स पर टैरिफ्स है, उनको कम किया जाएगा। और यूरोपियन यूनियन भी प्रेफरेंशियल देगा, ड्यूटी फ्री एंट्री देगा इंडियन एक्सपोर्ट्स को इन यूरोपियन मार्केट। तो ये यहाँ पे बेनिफिशियल रहने वाले हैं, की फीचर है इसके। साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है, जैसे कि मैंने अभी बात करी है कि इंडिया में जो कि इंपोर्ट ड्यूटी है वो बहुत ज्यादा लगती थी इन पर, जो भी आते थे हमारे लिए यूरोप से, जो कार्स है या अदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स है, अगर वो इंडिया में आते थे तो उन पे 110 के आसपास टैरिफ लगाया जाता था। तो इस ड्यूटी को कम करके अभी 40% करने की बात करी गई है, और फिर इसको बाद में 10% के आसपास करा जाएगा। तो ये यूरोपियन मार्केट्स के लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है इंडियन मार्केट में घुसने की। बट इसमें कुछ जैसे ईवी है उनको अभी एक्सक्लूड किया गया है। क्यों? क्योंकि अगर यूवी ईवीज को भी एंट्री दे दी इंडियन मार्केट में, तो हमारा जो घरेलू उद्योग है ईवीज का, वो चौपट हो जाएगा। तो इसलिए अभी ईवी को इस डील से बाहर रखा गया है, उनको अभी इसमें एंट्री नहीं मिलेगी। इसी के साथ अगर आप फिर आगे देखें तो की फीचर में ही इसमें सर्विसेज का लिबरलाइजेशन होगा। कैसे? क्योंकि जो सर्विसेज ये खुल जाएगी जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, तो दोनों देशों के बीच में जो सर्विसेज है ये ओपन हो जाएगी। वो चाहे टेलीकम्युनिकेशंस की हो, पर्सनल सर्विसेज हो, अकाउंटिंग की हो, ट्रांसपोर्ट एंड अदर सर्विसेज, ये सारी लिबरलाइज्ड कर दी गई है। Investment and cooperation, including investment protections, encourage collaboration, technology, clean energy, green sectors, इन सब में आपस में कोऑपरेशन किया जाएगा इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच। सेंसिटिव प्रोडक्ट्स एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, कि जैसे इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर है, आप सभी को पता है, इसी की वजह से हमारी जो ट्रेड डील है वो यूएसए के साथ अभी तक नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है और डेयरी सेक्टर है उसको यूएसए को खोलने के लिए तैयार नहीं है। सेम चीज इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ भी करी है, बट यहाँ पे यूरोपियन यूनियन मान गया है इस चीज के लिए, रादर देन यूएसए अभी तक इस पे अड़ाई हुआ है। और इसके जो बेनिफिट है इंडिया को क्या होने वाले हैं, तो इंडिया को कौन से बेनिफिट मिलेंगे, यूरोपियन यूनियन को कौन से बेनिफिट मिलेंगे, उनको हम एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम इंडिया की बात करते हैं। तो इंडियन एक्सपोर्ट्स को यहाँ पे बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है, बढ़ेंगे इंडियन एक्सपोर्ट्स टू दी यूरोपियन मार्केट्स। सर्विस सेक्टर को यहाँ पे बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि इंडियन सर्विसेज यूरोप में जाएगी, यूरोप की सर्विसेज इंडिया में आ सकती है। एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, क्योंकि जैसे जैसे ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, नई कंपनियों का ओरिजिन होगा, जनरेट होंगे, या न्यू इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे फ्री ट्रेड की वजह से। क्योंकि आप इनको यूरोपियन कंट्रीज को पता है कि जो इंडियन मार्केट है वो अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ेंगे। तो इनको अब एक एक करके हम देखते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले इंडियन एक्सपोर्टर्स में जैसे टेक्सटाइल एंड अफेरल्स है, इसका इजाफा होगा यूरोपियन बाजार में। लेदर इंडस्ट्री है इंडिया की, और फुटवेयर इंडस्ट्री है, ये भी यूरोप में अच्छा खासा अपना पांव जमाएगी और इजीली एक्सेस मिल जाएगा यूरोपियन मार्केट्स का। जेम्स एंड ज्वेलरी है, ये तो क्या चलो पहले भी था, और अब इसको और अच्छे से एक्सेस मिल जाएगा यूरोपियन मार्केट्स का। फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स, इनका भी इंडियन जो एक्सपोर्टर्स है उनको मौका मिल जाएगा यूरोपियन मार्केट में जाने का। इलेक्ट्रिकल मशीनरीज है और इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनको भी एक्सपोर्ट किया जाएगा यूरोपियन मार्केट में, क्योंकि अभी तक हमारे पास लिमिटेड एक्सेस था। या तो हम यूरोप से पहले हम अमेरिका जाते थे, बट अमेरिका ने अब हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं। तो अच्छा जो बाजार है हमारे लिए वो अब यूरोपियन यूनियन है। इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, उनका भी जो एक्सपोर्ट है वो अच्छे से किया जाएगा अब यूरोपियन यूनियन के लिए। इसी के साथ ये मैटर क्यों करते हैं ये, क्योंकि मेनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स करंटली फेसेस हाई टैरिफ्स इन ईयू, लिमिटिंग कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडियन गुड्स। तो अभी
इनकी हालत ये है कि अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो ये पीछे हमने गुड्स की बात करी, इन पर हाई टैरिफ लगाए हुए हैं यूरोपियन यूनियन के द्वारा। और जैसे ही ये अब ट्रेड डील साइन हो गई है, तो इसके बाद ये जो टैरिफ्स है ये कम कर दिए जाएंगे और हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस है यूरोपियन बाजार में वो बढ़ जाएगी। इसी के साथ टैरिफ कट्स करेंगे इंडिया में, तो जो इंडियन प्रोडक्ट्स है वो प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस बनेंगे यूरोपियन मार्केट में। तो इस तरीके से हमारी जो ये ट्रेड डील है ये विन विन सिचुएशन रहने वाली है इंडिया के लिए। सर्विस सेक्टर पर इसका क्या इम्पैक्ट है होगा, तो इंडिया की जो आईटी सेक्टर है, बिजनेस है, सर्विसेज है, टेलीकॉम है, प्रोफेशनल सर्विसेज है, और ये सारी जो है इनको एक बेटर एक्सेस मिलने वाला है और इन पे फ्यूअर रेगुलेटरी हर्डल्स लगेंगे यूरोपियन बाजार में। तो आप देखोगे कि अब न्यू जो ट्रेड डील हो गई है ये, इससे नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, नई सर्विसेज बिजनेस ओपन होंगे और ईयू और इंडिया के बीच में ये कंटिन्यूली बने रहेंगे। साथ ही एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट के फील्ड में अगर देखा जाए तो पोटेंशियल फॉर न्यू जॉब्स, बिल्कुल जैसे ही ये ट्रेड डील साइन हो गई है तो इसके बाद देखना कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, नई कंपनियां खुलेंगी, नई फर्म्स खुलेंगे और सर्विसेज नई नई ओपन होगी। इससे जो न्यू एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होगा। और साथ ही जो ईयू से आने वाला एफडीआई फ्लो है वो भी इंडिया में बढ़ने वाला है। तो यूरोपियन यूनियन से जैसे ही एफडीआई आएगा इंडिया में तो इंडस्ट्रीज को इससे बेनिफिट होंगे। इंडस्ट्रीज को बेनिफिट होंगे तो सीधी सी बात है, दे वांट टू मोर ग्रो फॉर दे नीड टू एम्प्लॉय मोर पीपल। और इसी के साथ मोर इन्वेस्टमेंट इज क्लीन टेक, जैसे ग्रीन एनर्जी है उसमें हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगा, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है इंडिया की और ग्रीन सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है। इस प्रकार से जो यहाँ पे ये ट्रेड डील है इंडिया को बेनिफिट देने वाली है। अब देखते हैं कि यूरोप को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इंडिया से। तो सबसे पहले यूरोपियन एक्सपोर्ट्स, वो इंडियन मार्केट का एक्सेस इजीली कर लेंगे, जिसमें कि हमने बोला है कि जो ऑटोमोबाइल्स है वो भारत में आसानी से आ सकते हैं। इसी के साथ सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट है, तो जो सर्विस सेक्टर था यूरोप का वो इंडिया से अभी तक उतनी अच्छी तरीके से लिंक्ड नहीं था, क्योंकि वो ज्यादातर अमेरिका, कनाडा इनके साथ लिंक्ड करते हैं। बट अब इस ट्रेड डील के होने से इंडिया और यूरोप का आपस में जो सर्विस है वो एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा अच्छे से। इन्वेस्टमेंट, इनके लिए एक इंडिया जैसा इमर्जिंग मार्केट मिल गया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ये एक इनको अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। स्ट्रेटेजिकल पोजीशन, इंडिया जैसे आपको पता ही है कि इंडो पैसिफिक रीजन का इंडिया लीडिंग लीडर है। तो यहाँ पर अगर लीडर के साथ ही यूरोपियन यूनियन की पोजीशन अच्छी है, रिलेशन अच्छे हैं, तो यूरोपियन यूनियन की इस रीजन में जो डोमिनेंस है वो खुद ही मजबूत हो जाएगी या पकड़ उनकी अच्छी हो जाएगी। तो यूरोप को ये जो बेनिफिट्स है ये होने वाले हैं। इनका डिटेलिंग एनालिसिस क्या है कि जो एक्सपोर्ट है यूरोप्स के, तो उसमें सबसे पहले जो ऑटोमोबाइल्स है वो इंडिया में बढ़ जाएगा। इनकी बीएमडब्ल्यू जो कार्स है उस पे, मर्सिडीज या वॉक्सवैगन, इन सब पे अब जो टैरिफ है वो कम किए जाने की बात की जा रही है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो इनका मार्केट एक्सेस मिल जाएगा इंडिया का। मशीनरी एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स है, ये भी इंडियन मार्केट में अब इजीली आ सकते हैं। एयरक्राफ्ट्स एंड एरोस्पेस रिलेटेड गुड्स, तो अगर एयरक्राफ्ट इन फ्यूचर, इफ यूरोपियन यूनियंस वांट टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट्स विद इंडिया जॉइंटली, तो दोनों ही ये एयरक्राफ्ट यहाँ पे बना सकते हैं। बाकी जो एयरोस्पेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। इसी के साथ जो केमिकल्स एंड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको भी इंडिया के साथ इंडिया में बेचा जा सकता है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। और साथ ही यहाँ पे अगर पार्टनरशिप करनी होगी तो पार्टनरशिप भी की जा सकती है। तो इस प्रकार से यूरोपियन जो एक्सपोर्ट्स है उनको बेनिफिट होने वाला है इंडियन मार्केट का। सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट में कैसे, इनको बेटर एक्सेस मिल जाएगा, जो फाइनेंस आता है यूरोपियन यूनियन से, कंसल्टिंग मिल जाएगी, टेक्नोलॉजी सर्विसेज मिल जाएगी। ये सारा ट्रेड डील होने के बाद आपस में अच्छा खासा कंसल्टेंसी सर्विसेज चलनी शुरू हो जाएगी। साथ ही अपॉर्चुनिटीज का बढ़ावा मिलेगा यूरोपियन कंपनीज को इन्वेस्ट करने का भारत में।
जिससे कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग और टेक इकोसिस्टम को और अच्छे से बूस्ट मिलेगा, इंडिया में भी और यूरोपियन यूनियन में भी। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन की जो हमने थर्ड बात करी थी, तो इसमें क्या है कि ईयू की जो यूरोपियन यूनियन है उसकी जो पैसिफिक इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें जो प्रेजेंस है उसको यहाँ से बूस्ट मिलेगा, और साथ ही ये हेल्प करेगा यूरोपियन यूनियन को अपनी जो सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफाई करने का, और साथ ही जो चाइना के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए। तो इस प्रकार से जो यूरोपियन यूनियन है ये भी पूरी तरीके से बेनिफिट लेने वाला है इस ट्रेड डील का। अब इस ट्रेड डील में जो आइटम है वो कौन कौन से रखे गए हैं और कौन कौन से सेक्टर इससे लिंक्ड है, ठीक, और कौन कौन से अफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले जो इंडियन टेक्सटाइल एंड एफएरएल है वो इससे मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड होने वाला है, क्योंकि इंडियन मार्केट जो इंडियन एक्सपोर्ट्स है उनको मार्केट मिलने वाली है यूरोप की। इलेक्ट्रिक मशीनरी ये भी, केमिकल्स है ये भी, फुटवियर, लेदर इंडस्ट्री, इन सब के लिए, ऑटोमोबाइल्स, सर्विस एंड आईटी, टेलीकॉम, ये सारे फार्मास्यूटिकल, मशीनरी, इंजीनियरिंग गुड्स, क्लीन एनर्जी एंड टेक, इन सब के लिए जो इंडियन मार्केट है उनकी एक्सेस मिल जाएगी, और इंडियन एक्सपोर्टर्स को यूरोपियन मार्केट की एक्सेस मिल जाएगी। नेक्स्ट में इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा, तो जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, अगर ट्रेड पार्टनर्स की बात करी जाए तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एरियाज होगा, जिसमें कि ग्लोबल ट्रेड का जो फ्लो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बात करी है कि ये ऑलमोस्ट 25% जो जीडीपी है वर्ल्ड की उसको काउंट करता है। तो रिड्यूसिंग ग्लोबल डिपेंडेंस ओवर यूएस एंड चाइना, जिससे कि इनका आपस में कोऑपरेशन बढ़ेगा, इंडिया का और यूरोपियन यूनियन का, क्योंकि अभी तक जो भी हम देखते हैं कि मशीनरी या सर्विसेज है उनके लिए हम यूएसए के पास जाते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो भी है उनके लिए हम सब चाइना के पास जाते हैं। तो अब यूरोप का जो कैपिटल है वो इंडिया में अगर इन्वेस्ट होता है तो इंडिया एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर सकता है। इसी प्रकार से जो जियोपॉलिटिक्स है, जियोपॉलिटिक्स में क्या है कि सिग्नल्स आर शिफ्टेड टुवर्ड्स मल्टीपोलर ट्रेड अलायंसेस। तो इससे पहले क्या था कि छोटे छोटे जो ब्लॉक है या बड़े बड़े जो लीडर है दुनिया के वो आपस में ट्रेड डील करते थे, और सिंगल पोल की तरफ दुनिया या बाइपोलर की तरफ दुनिया बनी हुई थी। अब क्या है कि अगर यूरोपियन यूनियन जैसा एक बड़ा ट्रेड ब्लॉक इंडिया के साथ ट्रेड डील कर रहा है, इससे जो मल्टीपोलर की डोमिनेंस है या मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो थिंकिंग है वो बढ़ेगी। इसी के साथ जो नेगेटिव इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन्स है यूरोपियन मार्केट में इंडिया के, वो भी कम किए जाएंगे, या यूरोपियंस के इंडियन मार्केट में वो कम हो जाएंगे इस ट्रेड डील के साथ। और साथ ही ये सप्लाई चेन एंड मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने वाला है, तो इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग अट्रैक्शन बनाएगा। यूरोपियन कंपनीज को रिलोकेशन अगर करना है कहीं दूसरे कंट्री से रिलोकेट करके इंडिया में ये यहाँ पे अपने फर्म इस्टेब्लिश कर सकते हैं इजीली। स्किल्ड की मोबिलिटी होगी, नेगोशिएशन इंक्लूड फ्रेमवर्क, बिजनेस ट्रेवल होगी, यहाँ पे बिजनेस ट्रेवल होगी, स्किल मोबिलिटी होगी, बूस्ट टैलेंट फ्लो। तो इंडियन टैलेंट जो है वो अब अमेरिका ना जाके यूरोप में इजीली जाएगा, और यूरोपियन जो टैलेंट है वो या यूरोपियन जो कंपनीज है वो इंडिया में आके यहाँ पे अच्छा खासा अपना बिजनेस स्टेब्लिश कर सकती है। तो इस प्रकार से ये ग्लोबल इम्पैक्ट है इसके। नेक्स्ट क्या देखेंगे कि इस ट्रेड डील के बेनिफिट्स प्रोज कौन से हैं और कौन से हैं, इसके नुकसान या चैलेंजेस क्या है, ये हमको देखना है इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। तो एडवांटेज क्या मिले इंडिया को इससे रिलेटेड, एक तो मैसिव मार्केट मिल गया है इंडिया को, यूरोपियन बाजार मिल गया है इंडियन एक्सपोर्ट्स को, ठीक, तो मैसिव बाजार मिला है। दूसरा क्या है, लोअर टैरिफ्स फॉर कंज्यूमर्स एंड बिजनेस ओवर टाइम, तो जो टैरिफ्स है वो धीरे धीरे कम किए जाएंगे, और जिससे कि कंज्यूमर्स और यूरोप जो बिजनेस है उनको बेनिफिट होने वाला है। इसी के साथ न्यू जॉब क्रिएशन होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा इंडिया में, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन इंडिया का होगा, हमारी जो डिपेंडेंस है वो एक दो कंट्री पर नहीं रहेगी, हमारा जो एक्सपोर्ट है
जैसे कि हम बोलते हैं कि सबसे ज्यादा हमको अगर एक्सपोर्ट से कमाई होती है तो अमेरिकन बाजार से होती थी, अब वो शिफ्ट हो सकती है क्योंकि अब हमारे पास एक बहुत बड़ा बाजार यूरोपियन यूनियन हाथ लग गया है। चैलेंजेस क्या है हमारे सामने? तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जैसे कि ऑटोमेकर्स, इनके लिए एक चैलेंज आने वाला है क्योंकि जैसे ही हमारे पास ये यूरोपियन यूनियन की जो गाड़ियां हैं, जैसे जर्मनी की हमने अभी देखा है, मर्सिडीज है, वॉक्सवैगन है, बीएमडब्ल्यू है, ये जैसे ही इंडियन बाजार में आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो टैरिफ है वो लास्ट में 10% किए जाने की बात करी जा रही है, ठीक। तो उससे फिर जो हमारे खुद के ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसको चैलेंज मिलने वाला है, ठीक। स्टीप कंपटीशन देंगे ये। इसी के साथ सेंसिटिव सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर है और डेयरी है, इन सबको अभी भले ही बाहर रखा गया है, प्रोटेक्ट करा गया है इस डील से, बट इन फ्यूचर इसके लिए भी हो सकता है कि कोई दबाव बनाया जाए सामने वाली पार्टी से, या इसके लिए भी कोई जो अदर इक्विपमेंट्स आते हैं इस फील्ड के लिए, वो प्रेशर फील करें। इस प्रकार से ये चैलेंजेस है। साथ ही हार्मोनलाइजिंग स्टैंडर्ड्स जैसे लेबर है, इन्वायरमेंटल रूल्स है, ये सारे यहाँ पे पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए इंडिया के सामने चैलेंजेस बनकर खड़े होंगे। तो आई होप आप सभी को इस ट्रेड डील के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं इसके बाद आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।